नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विक्की विद्या के सीटेट साइंस 20 डे चैलेंज में। दोस्तों, सीटेट परीक्षा बहुत कम समय बचा है और आज से हम शुरू कर रहे हैं साइंस की एक ऐसी तैयारी जिसमें हम रैंडम क्वेश्चंस नहीं करेंगे। हमारा तरीका रहेगा PYQs, कॉन्सेप्ट और पेडागोजी। यानी पहले देखेंगे कि सीटेट ने सवाल कैसे पूछा, फिर समझेंगे कि सही उत्तर क्यों है, बाकी ऑप्शन क्यों गलत है, और अंत में देखेंगे कि इसी कॉन्सेप्ट से एग्जामिनर अगला सवाल कैसे बदल सकता है। आज का हमारा टॉपिक है फूड एंड न्यूट्रिशन, यानी भोजन और पोषण। और एक बात याद रखिए, आज के सवालों के आंसर याद कर लेना हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य है कि अगली बार क्वेश्चन थोड़ा घुमा दिया जाए, फिर भी आप सही आंसर कर सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के लिए, तो तैयार हो जाइए। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रतौंधी यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है? चलिए बताइए। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी। और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नाम की एक बीमारी होती है, बोन से संबंधित होती है, हड्डी से संबंधित। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग। चलिए थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन भी हम लोग देख लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट भी समझ में आए। विटामिन ए हमारी दृष्टि, विशेष रूप से आँखों के सामान्य कार्य के लिए महत्वपूर्ण है। इसकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रतौंधी हो सकती है। इसलिए सिर्फ इतना मत याद रखिए कि ए का मतलब आँख। वैसे याद करने का एक तरीका है, अच्छा तरीका है। ए का मतलब आँख, बट कॉन्सेप्ट याद रखिए कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी से यानी कमी से विजन में प्रॉब्लम होगा, और जब विजन में प्रॉब्लम होगा तो नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रतौंधी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन से विटामिन वसा में घुलनशील है? चलिए बताइए कौन सा विटामिन है जो वसा में घुलनशील है? ऑप्शन देखिए। ऑप्शन है विटामिन बी एंड सी, विटामिन ए एंड बी, विटामिन ए डी और ई, विटामिन ए एंड सी। यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, एक हिंट है एग्जाम के पर्पज से, इसको याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है विटामिन ए डी ई के ये फैट में सोल्यूएबल यानी वसा में घुलनशील है। विटामिन बी और सी वाटर में सोल्यूएबल है यानी कि पानी में घुलनशील है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि विटामिन, कौन से विटामिन वसा में घुलनशील है? तो हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी, विटामिन ए डी ई। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आगे बढ़ते हैं। विटामिनों को उनके प्रकार से मिलाइए, मैच करना है। विटामिन ए त्वचा और आंखों के स्वास्थ्य में सहायक, ये सही है। विटामिन सी रोगों से लड़ने में सहायक, ये भी सही है। विटामिन डी कैल्शियम के उपयोग और हड्डियों यानी कि दांतों के लिए, ये भी सही है। विटामिन बी शरीर की कोशिकाओं के सामान्य कार्य में सहायक, यानी कि सभी सही मिलान किया हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आगे। क्वेश्चन नंबर 4, एक विटामिन की कमी से मसूड़ों में खून आ सकता है। यह विटामिन एक खनिज के अवशोषण में भी सहायता करता है।
और यह खट्टे फलों में भी पाया जाता है। वह विटामिन और खनिज कौन सा है? जैसा ही खट्टा आ गया तो विटामिन सी तो हो ही गया, यहाँ पे दिख रहा है विटामिन सी। अब कह रहा खनिज भी है, यानी कि आयरन। ऑप्शन नंबर डी विटामिन सी, इसके कमी से ही मसूर में खून आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में सही मिलान कीजिए। करेक्ट मैपिंग है। विटामिन डी रिकेट से संबंधित है, विटामिन सी स्कर्वी से संबंधित है, विटामिन B1 बेरी, विटामिन B3 पेलाग्रा। चलिए ये भी सब सही से मिलान क्या होगा, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। पेलाग्रा विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, त्वचा और आंखों से स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने में कौन सा विटामिन महत्वपूर्ण है? त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखने में कौन सा विटामिन महत्वपूर्ण है? जैसा ही बात आगे आंख यानी ए, याद करने का तरीका बताए थे, यानी कि विटामिन ए त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखने में सहायता करता है। विटामिन डी से पता ही है, बताइए आप लोग, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? अभी बताए थे, रिकेट्स होता है। और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, और विटामिन बी की कमी से बेरी। चलिए आप लोग बताइए, विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग होता है? पेलाग्रा। क्या होता है? पेलाग्रा। क्वेश्चन नंबर 7, आगे बढ़ते हैं। किस सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी से रक्त का थक्का बनने में समस्या आती है, यानी कि रक्त और अत्यधिक रक्तस्राव हो सकता है। यानी कि अगर ये विटामिन नहीं होगा हमारे बॉडी में तो ब्लड का क्लॉटिंग नहीं होगा और रक्त का स्राव बढ़ते रहेगा, रुकेगा नहीं। इसका जिम्मेवार कौन है? विटामिन के। अगर हमारे शरीर में विटामिन के रहेगा तो रक्त का थक्का बनने में कोई समस्या नहीं होगा, बी की कमी नहीं रहेगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पकाने के दौरान आसानी से नष्ट हो जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज मोस्ट इजली डिस्ट्रॉय वाइल कुकिंग, यानी कुकिंग के दरमियान कौन सा विटामिन जो कि नष्ट हो जाता है? इसका वजह है विटामिन सी। जब हम कुकिंग करते हैं तो विटामिन सी डिस्ट्रॉय हो जाता है, यानी कि खत्म हो जाता है। चलिए अब तक हम लोग क्या क्या सीखे हैं वो देख लेते हैं। विटामिन ए देखें, आइज के संबंधित है, विटामिन सी स्कर्वी, और ये भी देखे थे आयरन का अवशोषण होता है विटामिन सी। विटामिन डी बोन से रिलेटेड है, कैल्शियम। विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग में होता है। विटामिन ए डी ई के फैट में सोल्यूबल है, और वाटर में सोल्यूबल कौन सा है? चलिए आप लोग बताइए कि वाटर में सोल्यूबल कौन कौन सा विटामिन है? तो विटामिन बी एंड सी। अगर यहाँ तक आप मेरे साथ हैं तो अगले 6 क्वेश्चन में हम फूड को बॉडी के अंदर ले जाएंगे, यानी अब डाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, पाचन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पाचन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यहाँ एक छोटा सा हिंट दिया हुआ है, इसको देखिए। ये छोटा छोटा हिंट दे दिए कॉन्सेप्ट समझने के लिए, ताकि समझने में ज़्यादा इजी हो। देखिए यहाँ पे कि कार्बोहाइड्रेट सिंपल शुगर में टूट जाता है, फैट फैटी एसिड में प्लस ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन एमिनो अम्ल में टूट जाता है। तो पहला क्या है? बसा, यानी फैट यूरिया में, यह हो गया गलत। सेकेंड है प्रोटीन किस में टूटा है? एमिनो एसिड में, यहाँ पे क्या है? ग्लिसरॉल, ये भी गलत। उसके बाद एक कार्बोहाइड्रेट सिंपल शुगर में, यानी कि ये हो गया आपका सही। बसा फैट एमिनो एसिड में नहीं, ये भी हो गया गलत। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आगे बढ़ते हैं।
पित्त रस यानी कि बाइल जूस के संबंध में कौन सा कथन सही है? Which of the following statements are true regarding the function of bile juice in human digestive system? पित्त रस के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह आमाशय में आने वाले अर्ध पचे भोजन को क्षारीय बनाने में मदद करता है। जी बिल्कुल करता है। यह वसा के पाचन में सहायता करता है। ये भी करता है। तो ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड ट्रू। यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, जरूर याद रखिएगा। वाइल एसिडिक फूड को एल्कलाइन मीडियम की ओर ले जाने में मदद करता है और फैट जो है जो कि डाइजेशन में मदद करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसमें पाचन एंजाइम नहीं होता है? तो पाचन एंजाइम नहीं होता है। चलिए बताइए। पित्त रस, इसमें पाचन एंजाइम नहीं होता। इसमें क्या होता है? फैट एंजाइम। ये फैट को इम्यूलिफिकेशन में मदद करता है, फैट को डाइजेशन में मदद करता है। इसमें कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता। क्वेश्चन नंबर 12। यदि किसी व्यक्ति की लार में सलाइवरी अमाइलेज नहीं होगा तो मुंह में कौन सी प्रक्रिया प्रभावित होगी? क्या होगा? वसा यानी कि ये सही हो गया, वसीय अम्ल में टूट जाएगा। प्रोटीन एमिनो अम्ल में टूट जाएगा। विटामिनों का अवशोषण भी होता ही रहेगा। कड़ा सलाइवरी अमाइलेज नहीं है तो कौन सा प्रक्रिया प्रभावित है? कौन सा प्रक्रिया नहीं हो पाएगा? तो ये स्टार्च है, ये शर्करा, ये नहीं होगा, क्योंकि इसके होने के लिए सलाइवरी अमाइलेज का होना बहुत ही ज़रूरी है। जब तक ये नहीं होगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, समझ लेंगे। हमारे मुंह में स्टार्च डाइजेशन की शुरुआत सलाइवरी अमाइलेज से होती है, यानी कि ये होना बहुत है। यही क्वेश्चन में पूछा है कि ये नहीं हो तो कौन सा प्रभावित होगा? तो यही प्रभावित होगा। क्वेश्चन नंबर 13। अमाशय की आंतरिक परत को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी से कौन बचाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl से कौन बचाता है? बताइए। पेनक्रियाज जूस नहीं, पित्त रस ये भी नहीं, पाचक रस डाइजेस्टिव जूस नहीं, श्लेष्मा म्यूकस बचाता है। अमाशय की आंतरिक परत को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से म्यूकस बचाता है। म्यूकस क्या है? चलिए थोड़ा सा देख लेते इसका रोल क्या है। म्यूकस यानी कि श्लेष्मा का रोल क्या है? हमारे स्टोमैक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, लेकिन स्टोमैक की लीनिंग खुद उस एसिड से सुरक्षित रहती है। इसमें म्यूकस प्रोटेक्टिव रोल निभाते हैं, यानी म्यूकस का मेन रोल है स्टोमैक में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है उससे बचाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। मनुष्य के आहार नाल में पाया जाने वाला कौन सा सूक्ष्म जीव भोजन के पाचन में सहायता करता है? चलिए यहाँ पे हो गया कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि ह्यूमन डाइजेस्टिव में सहायता करता है, हेल्प करता है। क्या है इसका? बैक्टीरिया, वायरस, एल्गी, फंगी। चलिए बताइए। इसका हो जाएगा बैक्टीरिया। हमारे शरीर में बहुत सारे बैक्टीरिया पाए जाते हैं, इसमें से कुछ बैक्टीरिया यूजफुल होते हैं और कुछ हार्मफुल होते हैं। तो ये बैक्टीरिया जो है यूजफुल है, जो कि भोजन के पाचन में सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सा समूह खाद्य परिरक्षक यानी कि फूड प्रिजर्वेटिव का समूह नहीं है? देखिए इस चीज को बहुत गौर से ध्यान दीजिएगा। नहीं है पूछा कि कौन सा नहीं है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर लिखा हुआ देखिए। फूड प्रिजर्वेशन का उद्देश्य फूड को स्पॉइल होने से बचाना है, यानी कि
उसकी सेल्फ लाइफ को बढ़ाना है। तो इसमें क्या क्या जरूरी है? साल्ट, देखिए साल्ट कहीं पे है, हाँ, यानी कि सोडियम, जैसा ही सोडियम आ गया Na, ये जरूरी है। शुगर, ये भी जरूरी है। और फिर यहाँ पे देखिए यहाँ भी सोडियम आ गया, यानी कि आयरन, ऑप्शन ए, आयरन ऑक्साइड और पोटेशियम पर मैग्नेट। फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह खाद्य परिरक्षक यानी फूड प्रिजर्वेटिव का समूह नहीं है? तो सोडियम बेंजोएट भी है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ साल्ट, और विटामिन सी और चीनी, शुगर भी लिखा हुआ। आयरन ऑक्साइड और पोटेशियम परमैंगनेट हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। उससे पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अब तक हमने साइंस का कंटेंट किया, लेकिन अगर आप सीटेट दे रहे हैं तो अभी असली गेम बाकी है, क्योंकि सीटेट आपसे सिर्फ यह नहीं पूछता कि विटामिन सी क्या है, वह पूछ सकता है कि बच्चों को डेफिशिएंसी डिजीज कैसे पढ़ाएंगे, कौन सी एक्टिविटी बेहतर होगी, कौन सा क्वेश्चन ओपन माइंडेड है। इसलिए अब आते हैं साइंस पेडागोजी पर। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा, निम्नलिखित में से कौन सा एक खुले अंत वाला यानी कि ओपन इंडेड प्रश्न है? बताइए कौन सा क्वेश्चन जो ओपन इंडेड प्रश्न है। आलू में स्टार्च कैसे पहचानेंगे? ये नहीं। कौन सा खाद्य पदार्थ प्रोटीन का अच्छा स्रोत है? ये भी नहीं। अपने परिवार के लिए संतुलित आहार का चार्ट कैसे बनाएंगे? हाँ, ये ओपन इंडेड प्रश्न है, क्योंकि अब क्यों, चलिए इसका रीजन भी जान लेते हैं क्या फिर क्यों। क्योंकि इसका सिर्फ एक फिक्स आंसर नहीं है, अलग अलग परिवारों के लिए अलग अलग चार्ट बन सकते हैं, लेकिन हाँ वे साइंटिफिक क्राइटेरिया पर आधारित होने चाहिए। यही ओपन इंडेड क्वेश्चन की खासियत है। मल्टीपल एक्सेप्टेबल रिस्पॉन्स सीटेट का एक रूल है, मतलब ओपन माइंडेड क्वेश्चन पहचानने का, कि जिस क्वेश्चन में बच्चे को रीजन, डिजाइन, सजेस्ट या क्रिएट करने की गुंजाइश हो, वह ओपन इंडेड क्वेश्चन हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। उच्च माध्यमिक स्तर पर यानी कि अपर प्राइमरी लेवल, उच्च प्राथमिक स्तर पर कमी से होने वाले रोग पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सबसे उपयुक्त होगी? यानी कि उच्च माध्यमिक स्तर पर यानी कि अपर प्राइमरी लेवल स्तर पर बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या पढ़ाना है? कमी से होने वाला रोग। तो ये कौन सा रणनीति यानी कि स्ट्रेटजी सबसे उपयुक्त होगी? यानी कि यहाँ पे जितना भी ऑप्शन में स्ट्रेटजी दिया हुआ सब सही ही है, लेकिन पूछ रहा सबसे उपयुक्त, यानी कि यहाँ देखिए, यहाँ लिखा मोस्ट सुइटेबल स्ट्रेटजी। सब पहले संतुलित आहार की परिभाषा देना और फिर डेफिशिएंसी समझना, नहीं ये तो नहीं होगा। किसी डिफिशियंसी डिजीज से संबंधित डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन लेकर उस पर चर्चा करवाना, हाँ अगर हम चर्चा करवाएंगे ये ज़्यादा सबसे उपयुक्त लग रहा है। फिलहाल तो यही लग रहा है, आगे पढ़ लेते हैं। आगे क्या है? विभिन्न पोषक तत्वों और उनको कार्यों की सूची देना, विभिन्न पोषक उनके कार्यों की सूची देना, नहीं ये नहीं। सामान्य मानव रोगों पर चर्चा करना, ये सब नहीं। सबसे उपयुक्त यानी सबसे सुटेबल यही लग रहा है कि किसी डिफिशियंसी डिजीज से संबंधित डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन को ले आए, उस पर बच्चों के चर्चा करवाएंगे। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 18। कौन सा पोषक तत्व लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए आवश्यक है, जिसकी कमी से एनीमिया हो सकता है? इसके अवशोषण में कौन सा विटामिन सहायता करता है? चलिए क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ेंगे बढ़िया से। पूछ रहा है कि कौन सा पोषक तत्व लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए यानी कि आरबीसी
कोशिकाओं के निर्माण के लिए आवश्यक है, जिसकी कमी से एनीमिया होती है। किसकी कमी से? सबसे पहले दो को तो ऐसा ही खत्म हो गया, कैल्शियम होगा नहीं, ये दोनों। अब आगे आयरन की कमी से एनीमिया होती है। इनका इसके अवशोषण में कौन सा विटामिन सहायता करता है? अभी हम लोग कुछ देर पहले ही पढ़े थे, विटामिन सी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आयरन कोशिकाओं के निर्माण के लिए आवश्यक है, अगर इसकी कमी हो जाएगी तो इससे एनीमिया हो सकती है। इसके अवशोषण में विटामिन सी सहायता करता है। नेक्स्ट, ये थोड़ा सा देख लेंगे, एक्सप्लेनेशन है। आयरन प्लस विटामिन सी, आयरन रेड ब्लड सेल्स यानी कि आरबीसी और हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन से जुड़ा है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया से जुड़ी है। और विटामिन सी आयरन अवशोषण में मदद करता है। देखा, यही कॉन्सेप्ट हमने क्वेश्चन नंबर 4 में देखा था। सीटेट एक ही कॉन्सेप्ट को अलग अलग पैकेजिंग में पूछता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में है कि निम्नलिखित में से कौन से विटामिन एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करते हैं? एंटीऑक्सीडेंट यानी कि जो फैट, मतलब बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट यानी कि के रूप में कार्य करते हैं। ऑप्शन नंबर है ए, बी, डी, ए, सी, ई, डी, बी, सी। चलिए बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करते हैं? तो विटामिन ए हो जाएगा, ए भी यही काम करता है, सी हो जाएगा और ई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से भोजन से कैल्शियम अवशोषण की दर कम हो सकती है? किस विटामिन की कमी से भोजन से कैल्शियम की अवशोषण की दर कम हो सकती है? यहाँ पे ऑप्शन लगता है कुछ मिसमैच है, इसको इग्नोर करते हैं, इसको इग्नोर करते हैं ऑप्शन को। चलिए बताइए, किस विटामिन की कमी से भोजन से कैल्शियम के अवशोषण की दर कम हो जाती है? कैल्शियम यानी कि विटामिन डी, बोन। कुछ याद आया? इसका आंसर हो जाएगा विटामिन डी। चलिए 20 क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं। नेक्स्ट 1 मिनट में हम आज का पूरा रिवीजन कर लेते हैं कि आज हम लोग क्या क्या पढ़े। रिवीजन बहुत ज़रूरी है, क्लास में ही सब कुछ याद कर लेना है। विटामिन ए आँख से संबंधित है, इससे रतौंधी होता है। विटामिन सी स्कर्वी, इसमें आयरन अवशोषण होता है। विटामिन डी कैल्शियम, यही क्वेश्चन अभी जस्ट पहले यही हम लोग पढ़ रहे थे। विटामिन डी। विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग के लिए, आयरन की कमी से एनीमिया होता है। विटामिन B1 की कमी से बेरी, B3 कमी से पेलाग्ना। विटामिन ए, डी, ई के क्या फैट में सोल्यूएबल है? तो आप लोग बताइएगा कि वाटर में सोल्यूएबल कौन कौन सा विटामिन है? बी एंड सी वाटर में सोल्यूएबल है। कार्बोहाइड्रेट सिंपल शुगर में टूटता है। फैट फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में टूटता है। प्रोटीन एमिनो एसिड में टूटता है। बाइल यानी पित्त फैट डाइजेशन में सहायता करता है। बाइल में कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता, यह फैट के डाइजेशन में सहायता करता है। स्लैवरी अमाइलेज स्टार्च के डाइजेशन में सहायता करता है। और म्यूकस यानी कि श्लेष्मा, स्टोमैक यानी पेट को प्रोटेक्शन देता है। चलिए आज का होमवर्क है आप लोग के लिए 5 नया क्वेश्चन है अंत में।
विटामिन सी डेफिशिएंसी किस रोग से जुड़ी है? ए, डी, ई और के किस कैटेगरी के विटामिन हैं? प्रोटीन डाइजेशन के अंतिम प्रोडक्ट क्या हैं? बाइल में डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं या नहीं? एक शिक्षक बच्चों से अपने घर के भोजन का न्यूट्रिशन चार्ट बनवाता है। यह किस प्रकार के लर्निंग अप्रोच को सपोर्ट करता है? इन पांचों के आंसर कमेंट में लिखिएगा। सिर्फ ABCD मत लिखिएगा, जहां पॉसिबल हो एक लाइन में रीजन में लिखिएगा, ताकि इससे ये पता चलेगा कि आज का क्लास में हम लोग क्या क्या सीखे, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं। और अंत में अगर आज आपको लगा कि न्यूट्रिशन सिर्फ विटामिन याद करने का चैप्टर है, तो कल का वीडियो आपकी सोच बदल देगा, क्योंकि कल इससे और बेहतर होने वाला है। डे टू में हम विटामिन और डेफिशिएंसी डिजीज के सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग जो है सीटेड PYQs उसको करेंगे और देखेंगे कि एग्जामिनर एक ही विटामिन को अलग अलग तरीके से कैसे पूछता है। इसलिए डे 2 मिस मत कीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। और हाँ, टेलीग्राम चैनल को जरूर चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इसका PDF हम वहीं डाल देंगे। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद। पढ़ते रहिए विक्की विद्या। ओके।